तो हेलो बच्चों, आइए आप सबका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सेनपुरा स्टडी में। और आज के क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज के क्लास में हम लोग का हिस्ट्री का क्लास है। और आज के क्लास में हम लोग इटली के एकीकरण के चरण पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहले मैं मेजनी, काउंट काबूर और गैरीबाल्डी, ये तीनों का जीवनी, तीनों का इतिहास क्या है, एक एक पार्ट करके मैं चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। और यदि आप मेरे चैनल से रेगुलरली पढ़ रहे हैं तो आपको मैं एक सलाह देना चाहूँगा कि आप प्रत्येक वीडियो को देखिए, क्योंकि हिस्ट्री का देखिए मेरे चैनल पे हिस्ट्री, मैथ सभी प्रकार के वीडियो आते हैं ना, तो आप प्रत्येक वीडियो को देखा कीजिए, ठीक है। जैसे हिस्ट्री का है तो हिस्ट्री का अभी हमें 5 या 10 दिन पहले अपलोड किया था, ठीक है। इसके बाद हमारा लाइव क्लास चल रहा था। तो आप लोग प्ले लिस्ट का उपयोग कीजिए, प्ले लिस्ट पर जाइए, वहाँ से आप लोग वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देखिएगा, वहाँ पर हिस्ट्री 10th ऐसा कोई प्ले लिस्ट हम बनाए हैं, वहाँ पर आपको सारे वीडियो लाइन वाइज टॉपिक मिल जाएगा, ठीक है। उस पर मैं थंबनेल 1 2 3 करके इस तरह लगा दूंगा ताकि आप लोग को खोजने में कोई परेशानी ना हो। चलिए आते हैं हम लोग मुख्य टॉपिक पर। गैरीबाल्डी का जीवनी और गैरीबाल्डी का इतिहास हम लोग पढ़ चुके हैं, मेजनी का इतिहास पढ़ चुके हैं, काउंट काबूर का इतिहास पढ़ चुके हैं। अब हम लोग समझते हैं कि इटली के एकीकरण के चरण क्या थे। इटली के एकीकरण के चरण, इटली के ध्यान दीजिएगा, एकीकरण के चरण की बात करें तो प्रमुख चरण, इटली को एकीकरण में जो भूमिका हुआ, जो इटली के एकीकरण में जो भूमिका निभाया गया, उसे 3 चरण में बांट दिया गया, ठीक है। प्रत्येक चरण में कुछ ना कुछ चीज आजाद हुआ, इटली के हक में आया, ठीक है ना। तो पहले इटली के चरण को समझ लेते हैं। जैसे कि 1830 से 1848 के मध्य इटली के विभिन्न भाग, ध्यान दीजिएगा, 1830 से 1848 के मध्य इटली के विभिन्न भागों में राष्ट्रवादियों का जो राष्ट्रवादी थे, प्रतिक्रियावादी थे, उनका जो मतलब सिस्टम था, उनके विरुद्ध वह काम करने लगा या संघर्ष करने लगे, ठीक है। संघर्ष किया 1830 से 1848 में, ठीक है। और सिसिली, टस्कनी और सनवेदिक, इन सब में भी सुधार लाया गया, ठीक है। इन सब में क्या किया गया, सुधार लाया गया। सार्डिनिया जो था वो लोमांडी, वेनेसिया में विरोध किया। जो सार्डिनिया था वो लोमांडी और वेनेसिया में विद्रोह किया और ऑस्ट्रिया की मुक्त के लिए वह संघर्ष को तेज कर दिया, ठीक है। अभी हम यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा करके समझा रहे हैं, आप समझिएगा, जब इधर आएंगे ना तो और इसे तोड़ तोड़ कर बिल्कुल समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर हुआ क्या कि राष्ट्रवादी भावनाओं का विरोध होने लगा, प्रतिक्रियावादी भावनाओं का विरोध होने लगा। तो सिसिली और टस्कनी ये सर्वाधिक सुधार किए गए। सार्डिनिया जो था लोम्बार्डी और वेनेसिया में विद्रोह कर दिया। सार्डिनिया जो था वो लोम्बार्डी और वेनेसिया में क्या किया, विद्रोह कर दिया। और इस विद्रोह के बाद ऑस्ट्रिया से वो मुक्त होकर संघर्ष तेज कर दिया, ध्यान दिए। अब इसके बाद विद्रोह हुआ कौन, सिसिली और टस्कनी में जब विद्रोह, लोमांडी में विद्रोह किया गया, वेनेसिया में, तो ये क्या हुआ ना, विद्रोह के बाद ये स्वतंत्र हो गया और स्वतंत्र होकर ये ऑस्ट्रिया से अलग हो गया, ठीक है। ऑस्ट्रिया क्या था, इटली के एकीकरण के सबसे मेन दिक्कत कौन सा, ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रिया ही इटली का एकीकरण नहीं होने दिया, ऑस्ट्रिया इटली के ऊपर में कब्जा करके बैठा था, ठीक है। तो ये ऑस्ट्रिया से जब अलग हुआ तो यह विद्रोह मतलब क्या, ऑस्ट्रिया से मुक्त होने के बाद अपने संघर्ष को तेज कर दिया। मतलब इटली को एकीकरण करने के लिए ये अपने संघर्ष को क्या किया, तेज कर दिया, संघर्ष को और ज्यादा तेज कर दिया और ज्यादा परिश्रम करने लगे। उसी बीच में सार्डिनिया फिनलैंड के राजा जो थे चार्ल्स एल्बर्ट, ध्यान दिया, सार्डिनिया फिनलैंड के राजा कौन थे, चार्ल्स एल्बर्ट राजा थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया, ऑस्ट्रिया से प्रभुत्व के विरोध युद्ध आरंभ कर दिया। ध्यान दीजिएगा, जो चार्ल्स एल्बर्ट है ना, वो ऑस्ट्रिया के प्रभुत्व के विरोध युद्ध का आरंभ कर दिया। और अंततः क्या हुआ कि इन्हें भागना पड़ा, इन्हें छोड़कर जाना पड़ा और वहां नए राजा कौन से बने, एमेनुअल राजा, ठीक है। यानी कि जब वहां से अलग हुआ, लोम्बार्डी और वेनेसिया में विद्रोह के बाद जब अलग हुआ तो अपने संघर्ष को तेज कर दिया। तो उसी बीच वहां का राजा, फिनलैंड का राजा कौन बने थे, तो फिनलैंड के राजा थे चार्ल्स एल्बर्ट। फिनलैंड के राजा कौन थे बाबू, चार्ल्स एल्बर्ट राजा थे। और ये क्या किए कि ऑस्ट्रिया के प्रभुत्व में विरोध आरंभ कर दिया। ऑस्ट्रिया के प्रभुत्व बिना कोई सोचे समझे विद्रोह कर दिया बिल्कुल, ठीक है। और विद्रोह करने के कारण इन्हें हटना पड़ा, इन्हें अपने गद्दी का त्याग करना पड़ा और अंततः नए राजा वहां के बने एमेनुअल राजा।
ध्यान दीजिए। अब इनकी एंट्री होती है यहाँ से इमैनुअल राजा की, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ तक? सीधे सीधे से बात है भाई कि 1848 से 1830 में राष्ट्रवादी आए, प्रतिक्रियावादी आए और इनके जो भावनाओं का विरोध मतलब संघर्ष किया गया, ठीक है, इनका संघर्ष विरोध संघर्ष किया गया। और इसी बीच में जो सार्डिनिया थे, लोमांडिया, वेनेसिया, इन सब में विद्रोह हुआ। ये क्या हुआ? ऑस्ट्रेलिया से मुक्त हो गया, ऑस्ट्रेलिया से अलग हो गए, ठीक है। और सार्डिनिया के जो राजा थे चार्ल्स एल्बर्ट, अब ये क्या किए कि अपने ही बल पर सोचे कि अरे चलो क्या किया जाए भाई, जल्दी से हम ही विद्रोह मार देते हैं, इधर से देखा जाए जैसे कि हम इन तीनों का विद्रोह करके आज़ाद कर लिए, इन तीनों को हम एक कर लिए, कौन से सांडिया, लोबांडिया और वेनेसिया को हम एक कर लिए, तीनों को उसी तरह फिर से मारा जाए विद्रोह, इसमें से कुछ और निकाला जाए, कुछ और। इसलिए का मतलब इटली का बहुत छोटे छोटे खंड कर दिया गया था ना, उसका अलग अलग एक एक मालिक बना दिया गया था, ठीक है, स्वामी बना दिया गया था। फिर सोचे कि चलो एक बार और मारा जाए और कुछ और इटली का जो है अपने वाले में पिंडमेंट में मिला लिया जाए। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो गया, इनकी जो ये ऑस्ट्रिया के प्रभुत्व के विरुद्ध जो युद्ध आरंभ किए, इन पर ही महंगा पड़ गया और चार्ल्स एल्बर्ट को राज्य गद्दी त्यागनी पड़ी, हटना पड़ा, ठीक है। और अंततः यहाँ जो नए राजा थे वह एमेनुअल वाले, एमेनुअल, थोड़ा सा ध्यान देकर समझिएगा, बिल्कुल कहानी की तरह, स्टोरी की तरह बिल्कुल समझ में आ जाएगा। यही तो है इटली के एकीकरण से आप क्या समझते हैं, मारेंगे यही सब लिख देंगे, हो जाएगा काम हमारा, ठीक है। तो वहाँ नए राजा कौन से बने? एमेनुअल राजा वहाँ का नए राजा बने, ठीक है। और इसी बीच क्या हुआ कि 1848 में पोप के राज्य में क्रांति हुई। इसी बीच 1848 में पोप के राज्य में क्रांति शुरू हो गई और पोप पियूस 9, ध्यान दीजिएगा, पियूस 9 को पोप छोड़कर भागना पड़ा। पोप में जब क्रांति आरंभ हुई तो जो पियूस नौवा थे, पियूस नौवा वहाँ के राजा थे, ठीक है, उस राजा को पोप छोड़कर यहाँ से पलायन करना पड़ा, भागना पड़ा था, ठीक है। क्रांति के बाद में रोम में रोमन गणतंत्रवादी की स्थापना हो गई। इसी बीच में जो अस्थायी नहीं थी, देखिए कि रोम क्या किया कि रोमन गणतंत्र की स्थापना किया, लेकिन ये भी अस्थायी नहीं रहा, कुछ समय तक लिए रहा, ठीक है। वहाँ पर लुई नेपोलियन ने गणतंत्र को समाप्त कर पोप को पुनः स्थापित किया। लुई नेपोलियन, ध्यान दीजिएगा, फ्रांस में, ये फ्रांस का मतलब राजा बनेगा और ये आगे चलकर हमारे लिए मतलब ये इटली के लिए यह मुश्किलें पैदा करेगा, ठीक है। कौन? लुई नेपोलियन, नाम याद रखिएगा, लुई नेपोलियन। गणतंत्र को समाप्त कर दिया, अब पोप को पुनः स्थापित किया और सुरक्षा के लिए एक सेना की टुकड़ी को भेज दिया। 1870 में रोम में भेज दिया, वहाँ रोम वो भेजा नहीं, वहाँ पर बनी रही। 1870 में रोम में वह सेना बनी रही, कब तक? जब तक कि यहाँ पर ये स्थापित किया गया था सुरक्षा के लिए, ठीक है। अब हमारा शुरू होता है इटली के एकीकरण। भाई इटली के एकीकरण 3 चरण में हुआ, ठीक है, मतलब 3 चरण इतिहासकारों ने बना दिया, वो तो एक ही चरण में हुआ था ना, तो उसी को 3 भाग में अध्ययन के अनुसार 3 खंड कर दिया गया, ठीक है। तो पहले चरण की हम लोग बात करते हैं, इटली के एकीकरण के पहले चरण की, ठीक है। तो पहले चरण में क्या हुआ कि 1848 तक एकीकरण के जितने भी प्रयास किए गए थे, 1848 तक जितने भी प्रयास किए गए थे इटली के एकीकरण सब विफल रहा। सारा प्रयास क्या हुआ? खत्म हो गया, कोई भी उससे लाभ नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन एक चीज जो थी वह रह गई। इन जितने भी प्रयास किए गए थे उसका कोई लाभ नहीं हुआ, सारा विफल चला गया, सारा बेकार हो गया। लेकिन एक चीज रह गई, क्या? जिसकी नींव डल चुकी थी बहुत पहले ही, चैप्टर के शुरुआत में मैं आपको पढ़ा चुका था। किसकी? राष्ट्रवाद की। राष्ट्रवाद की नींव डल चुकी थी और राष्ट्रवाद ही बच गया था। कहां पर? वहां पर, ठीक है। बाकी चीज का कोई मतलब नहीं, वह जैसे कि कोई प्रयास ही नहीं किया गया, ऐसा हो गया, ठीक है। बच गया था, राष्ट्रवाद बच गया था, वहां पर राष्ट्रवाद जो था वह बच गया था। यही सबसे अच्छा काम हुआ कि राष्ट्रवाद है, ठीक है। 1848 में पुनः इस दिशा में प्रयास को आरंभ किया गया जब राजा इमैनुअल आए और उनके प्रधानमंत्री काउंट काबूर बने, ठीक है। तो उस समय इसका आरंभ किया गया, इस दिशा में प्रयास को आरंभ कर दिया गया, इस दिशा में प्रयास को आरंभ कर दिया गया। किस दिशा में? तो भाई इटली का एकीकरण किया जाए फिर से, ठीक है। और जो सार्डिनिया था, सार्डिनिया के नेतृत्व में इटली का एकीकरण पुनः एक बार आरंभ किया जा गया, ठीक है। सार्डिनिया के आपको पीछे भी पहले भी पढ़ा चुके हैं, सार्डिनिया जो चाहता था कि हम इटली पर हम राजा बने, इसलिए सार्डिनिया को शामिल नहीं किया जा रहा था। लेकिन अब करना पड़ा क्योंकि सारे जो हथियार थे ना, सारे सिस्टम से थे, कैसे किया जाए, क्या किया जाए, सब कुछ ठॉप हो गया, सब कुछ फ्लॉप हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर यह दिमाग लगाया कि क्या किया जाए, तो सार्डिनिया की सहायता लिया जाए, सार्डिनिया के नेतृत्व में एक बार फिर से इटली के एकीकरण आरंभ कर दिया जाए, ठीक है। तो 1848 में पुनः एक बार इटली के एकीकरण आरंभ किया गया, ठीक है।
प्रयास कौन किए थे भाई, कौन शुरुआत किया था इटली के एकीकरण का, तो राजा विक्टर एमेनुअल, याद रखिएगा पूरा नाम है इसका, राजा विक्टर एमेनुअल। यह पहला, यह न्यू डाले किसकी, न्यू मतलब शुरुआत किए पुनः एक बार फिर से इटली की एकीकरण की। और उनके प्रधानमंत्री काउंट कापूर, ये नाम के कापूर है, बहुत खतरनाक था कापूर, ठीक है, राजनीतिज्ञ था बिल्कुल, ठीक है, पीछे पढ़ा चुके आपको इसका इतिहास, ठीक है। और इसी बीच में अब यहाँ पर इटली के एकीकरण को जो इतिहास है थोड़ा सा रोकते हैं और चलते हैं क्रीमिया के युद्ध की तरफ, ठीक है। इसी बीच में क्रीमिया का युद्ध रूस और फ्रांस तुर्की, फ्रांस के बीच में, रूस और फ्रांस के बीच में आरंभ हो गया क्रीमिया का युद्ध, ठीक है। इसी बीच में क्रीमिया का युद्ध आरंभ हो गया 1854 में। तो क्वेश्चन यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव उठा सकता है आप लोगों के लिए कि क्रीमिया का युद्ध कब आरंभ हुआ था, 1854 में। क्रीमिया का युद्ध कब आरंभ हुआ था, 1854 में, बिल्कुल समझ में आएगा, ध्यान दीजिएगा। तो इसी बीच क्रीमिया के युद्ध आरंभ होता है 1854 में, और जिसके विरुद्ध में ध्यान दीजिएगा, क्रीमिया के युद्ध के विरुद्ध में एक तरफ से रूस एक तरफ से क्या था, रूस, क्रीमिया के युद्ध में एक तरफ से रूस और दूसरी तरफ से फ्रांस, तुर्की और इंग्लैंड, तीनों संयुक्त बन के लड़ रहे थे, ठीक है। ये तो तुर्की और इंग्लैंड की बात किया जाए ना, फ्रांस मुख्य रूप से, तुर्की और इंग्लैंड, ये एक बार रूस ने इनको निकाल दिया था कि आपको इधर कोई काम नहीं, अब जाइए ऐसे, तो इसलिए ये आपस में मतलब मिलकर संयुक्त रूप से लड़ रहे थे, ठीक है। तो ये संयुक्त रूप से लड़ रहे थे। अब देखिए यहाँ पर, अब काबुल जो है ना अपना दिमाग इस्तेमाल करेगा इसी बीच में, ठीक, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल, कि अभी तक क्रीमिया के युद्ध 1854 में हुआ, 1854 में खत्म युद्ध शुरू हुआ था। अब ध्यान दीजिएगा, अब काबुल को क्या करना था कि इटली के एकीकरण करना था। वो सोच रहा था कैसे इटली का एकीकरण किया जाए, क्या किया जाए कि इटली के एकीकरण में सहायता मिले। उसका दिमाग में एक ही बात चल रही थी, क्या विदेशियों की सहायता, विदेशी सैनिकों की सहायता लिया जाए। विदेशी सैनिक यदि आ जाएंगे यहाँ पर तो हमारे जो युद्ध का सपना है, इटली के एकीकरण का सपना, वो पूरा हो सकता है। इसका विश्वास था कि विदेशी सैनिक यदि मिलकर लड़ेंगे हमारे ओर से तो हम जीत जाएंगे, ऑस्ट्रिया को हरा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दिमाग लगाता है कौन, काबुल, बिल्कुल ध्यान से मुझे समझ में आएगा। काबुल दिमाग क्या लगाता है, सोचता है कि भाई फायदा उठाता है कौन सा, क्रीमिया का युद्ध का। सोचता है कि अरे क्रीमिया में तो युद्ध हुआ है 1854 में, इसमें एक तरफ से रूस है और दूसरी तरफ से कौन कौन है, फ्रांस है, तुर्की है, इंग्लैंड है। हाँ, अब क्या कहे, इसको दिमाग लगाया, क्या दिमाग लगाया, सोचा कि हम क्या करते हैं, थोड़ी सी सहायता किया जाए, किसके, जो जबरदस्त पार्टी दिखाई दे रही है उसकी थोड़ी सी सहायता कर दिया जाए। किसकी सहायता किया जाए, अबे बकलोल था, हम क्या करें भाई, लेकिन दिमाग बहुत लगाया था, ठीक है। जैसा मतलब सोचा था वैसा हो जाता ना, पक्का है कि इटली प्रथम चरण में ही इटली का एकीकरण हो जाता, ऑस्ट्रिया को हरा दिया जाता, ठीक है। लेकिन अब नहीं हुआ भाई, देखा आगे समझते हैं क्या किया ये ना, कि जो दो पार्टी थी, एक रूस और एक तरफ से तुर्की, इंग्लैंड और फ्रांस, दोनों लड़ रहे थे आपस में। इसी बीच क्या किया कि काबुल ने अपनी कुछ सैनिक को अपने सैन्य शक्ति को संयुक्त की ओर भेज दिया कि चाहिए आप उधर से लड़िए, ठीक है। अब मानिए कि हम लोग लड़ रहे हैं कहीं पर, हमारे साथ झगड़ा हुआ है, ठीक है, किसी के साथ में, और कोई व्यक्ति आकर मेरे पक्ष से लड़ेगा तो मैं क्या कहूँगा कि भाई नहीं आप जाओ, मत लड़ो, भागो यहाँ से भागो, नहीं लड़ना है, वो कहेंगे हम। उस समय तो हमें जरूरी है ना सैन्य शक्ति की, तो उस समय तो वो लड़े भाई, और अच्छी बात है, हमारा मित्रता बढ़ेगा, ध्यान बढ़ेगा। तो इस तरह यह सोचा कि क्या किया जाए, कुछ सैनिक को भेज दिया जाए, किसे, संयुक्त तौर से, किसे, फ्रांस, तुर्की और इंग्लैंड और के तरफ से, क्योंकि उसे भी लग रहा था कि ये जीतेंगे, क्योंकि तीन देश थे ना मिले हुए थे, रूस अकेला था, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या किया ना कि अपने सैनिक को भेज दिया इनके तरफ से कि भाई चलिए जाइए आप फ्रांस और तुर्की से लड़िए, तुर्की के ओर से लड़िए रूस से, ठीक है, भेज दिया, ठीक है। और इस बीच में इतनी, जब यहाँ पर लगभग 4 हो गए ना, और इस बीच में क्या हो गई, रूस की हार हो गई, रूस हार गया, ठीक है। रूस की हार के बाद में, युद्ध के बाद में पेरिस में एक शांति सम्मेलन रखा गया। जब युद्ध जीत गए संयुक्त, तो उस समय क्या किया गया ना कि पेरिस में एक शांति सम्मेलन को रखा गया। पेरिस में क्या रखा गया, एक शांति सम्मेलन रखा गया। शांति सम्मेलन में काबुल को भी आमंत्रित किया गया। वहाँ के लोग क्या भाई हमारा युद्ध में मदद किया था, कुछ सैनिक भेजा था, तो भाई चलो प्रधानमंत्री है और पिंडमेंट की वहाँ से उसे बुला लिया जाए, इसमें भी शामिल कर लिया जाए। मतलब ऐसे होते हैं ना भाई, जैसे मान लीजिए कोई हमारे तरफ से लड़ा है तो हम कोई फंक्शन या जीतने के बाद में पार्टी वार्टी रखेंगे, तो हम क्या करेंगे, उसको भी आमंत्रित करके आ जाइए भाई, आप भी आ जाइए मेरे साथ, आपने काफ़ी हमारा साथ दिया है तो आपको रहना जरूरी है। उसी तरह यह क्या किया ना, काबुल को भी आमंत्रित कर लिया गया, ठीक है। कहाँ पर, तो पेरिस के शांति सम्मेलन में। अब जिस घड़ी की इंतजार थी वह घड़ी अब आ गई थी, ठीक है।
हमें जिस घड़ी की इंतजार है वह घड़ी अब आ चुकी है। ठीक है, क्या काबुल पहुंचा कहाँ पर? पेरिस सम्मेलन, पेरिस शांति सम्मेलन में काबुल पहुंच गए। ठीक है, काबुल पहुंचा पेरिस शांति सम्मेलन में। अब यहाँ पर क्या होता है ध्यान समझिएगा, वहाँ पर सब बातचीत हुई, कैसे हुई, क्या हुआ, युद्ध जीता गया, कैसे क्या क्या सर जी। बातचीत होने के बाद में और काबुल जो सोच कर गया था, जिस चीज़ के लिए दिमाग लगाया था, वह घड़ी अब आ चुकी थी। ठीक है, क्या क्या काबुल ने वही बीच में काबुल ने इटली के एकीकरण का प्रश्न उठा दिया कि ऐसे ही मतलब बात में होता है ना, बात में बोल दिया कि भाई इटली में भी देखिए कितनी सारी समस्या है, ऑस्ट्रिया सारी इटली के भागों पर कब्जा करके बैठा है और ये ऑस्ट्रिया की कुछ बहुत, ऑस्ट्रिया की जो नीति थी उसकी बुराई करती, आलोचना करती। ठीक है, बहुत सारी बुराई करती, आलोचना करती। अब मान लीजिए कितना भी कोई बढ़िया आदमी रहे या खराब आदमी रहे, ठीक है, उसकी कोई बुराई करेगा। अच्छा मान लीजिए मेरी ही बुराई आपके सामने बहुत सारे लोग करेंगे, ठीक है, आपके सामने लोग करेंगे तो बहुत ज़्यादा बुराई कर दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये बैठ जाएगा कि नहीं भाई कहीं ना कहीं तो ये होगा, कुछ ना कुछ तो इसमें से होगा, तभी तो यहाँ पर बुराई की जा रही है। तो ऐसे कहीं ना कहीं वहाँ पर जितने भी संयुक्त देश थे उनके माइंड में बैठ गया कि नहीं ऑस्ट्रिया की नीति खतरनाक है, गलत है, बेकार है। ठीक है, उनके माइंड में यह बैठ गया कि ऑस्ट्रिया की नीति जो है खराब है, बेकार। संयुक्त देश के माइंड में यह बैठ गया कि कहीं ना कहीं ऑस्ट्रिया की ये नीति बेकार है। ठीक है, जिसे संपूर्ण यूरोप का ध्यान इटली की ओर आकर्षित कर दिया। सब लोग इटली के बारे में बात करने, इटली को भाई एकीकरण होना चाहिए, इटली के बारे में सोचना चाहिए। सब लोग इसके बारे में बातचीत करने लगे, किसके बारे में? इटली के बारे में बातचीत करने लगे। ठीक है, मतलब सबका ध्यान उस तरफ आकर्षित कर दिया एक छोटी सी बात ने। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये बहुत बड़ा काम कर रहा है। ठीक है, काबुल का विश्वास था, काबुल को पहले ही से विश्वास था, जब क्रीमिया की युद्ध शुरू हुआ ना तभी काबुल को विश्वास था कि भाई क्या क्रीमिया के कीचड़ में, मतलब क्रीमिया के इस युद्ध में इटली का निर्माण अवश्य होगा। मतलब उसे विश्वास था कि भाई क्रीमिया के कीचड़ में इटली का निर्माण होना ही होना है, इटली का एकीकरण होना ही होना है। ठीक है, इस विश्वास से वो अपने सैनिक को भी भेजा था। सारी चीज अब समझ में, सारी कड़ियाँ जोड़े रही है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन हो गया गड़बड़, क्या गड़बड़ हो गया? तो देखिए ध्यान दीजिएगा, जितने भी संयुक्त देश थे वो क्या किए, काबुल को सहानुभूति दिए। भाई ठीक है, ऐसे नहीं करना चाहिए था ऑस्ट्रिया को, मतलब ये नहीं कहे कि चलिए युद्ध किया जाए, लड़ा जाए या आप युद्ध करिए, हम आपके साथ हैं, कुछ नहीं कहा। मतलब ये कहा कि ये गलत है, ये मतलब आश्वासन दिया। ठीक है, केवल सहानुभूति भरी। ठीक है, मतलब इसलिए यहाँ पर हम सैड इमोजी बनाए, केवल सहानुभूति ही भरी कि नहीं हम आपको आश्वासन देते हैं, आपको आश्वासन देते हैं, या मतलब केवल सहानुभूति देते हैं, ऐसे सहानुभूति भर के काम को रहने दिया। ठीक है, अब तो हो गया किसका? पोपट, काबुल का। अब सोचा कि वो बेकारी के हम अपने सैनिकों भेजे थे सहानुभूति लेने के लिए। ये सब बकलोल किया ले आकर सहानुभूति भर दिया। दिलासा दे रहा है कि भाई हो जाएगा। हम सोचे थे कि हमारी तरफ से लड़ेगा, हो गया गड़बड़। अब यहीं पर इस गड़बड़ को ध्यान में रखते हुए फिर भी काबुल जो था ना काफ़ी ज़्यादा मतलब शक्तिशाली था, काफ़ी ज़्यादा मतलब सहनशील था। ठीक है, इतनी बड़ी घटनाओं के बाद भी काबुल निराश नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर इमोजी बनाए हैं हंसने वाला। ये निराश नहीं हुआ, यह फ्रांस को अपने पक्ष में करने का अब सोचा कि चलो क्या किया जाए। पूरे संयुक्त को नहीं लिया जा सकता है, लेकिन फ्रांस को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया जाए। ठीक है, भी इसे नहीं पता था कि फ्रांस हमारे पक्ष में होगा कि नहीं होगा, फिर भी सोचा कि यदि हम फ्रांस को अपने पक्ष में कर लेते हैं तो फ्रांस एक मतलब फ्रांसीसी राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई थी, जैसे कि चैप्टर में पढ़ चुके हैं पीछे। सोचा कि चलो क्या किया जाए, फ्रांस को जब अपने में मिलाया जाएगा तो हमारा सैन्य शक्ति जो बढ़ जाएगा और उसके बाद हम युद्ध कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। ठीक है, तो फिर से एक बार पुनः आरंभ किया, क्या निराश न होकर फ्रांस को अपने पक्ष में करने का आरंभ किया। पिंडमेंट की शक्ति को बढ़ाने का आरंभ किया कि पिंडमेंट की शक्ति को बढ़ाया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, क्या किया जाए, वहाँ की इकोनॉमी हर चीज़ पर ध्यान देने लगा। ठीक है, कैसे भी हमें इटली को एकीकरण करना था, इसका माइंड में ये बैठ गया था। ठीक है, 1848 में काबुल फ्रांस के सम्राट 1858 है, ओके, 1858 में फ्रांस के सम्राट पहले में यार समझौता किया गया। अब 1858 में पहुंच जाता है कहाँ पर? फ्रांस में। और वहाँ पर जो वहाँ के सम्राट थे, सम्राट कौन थे? सम्राट भाई ये लुई नेपोलियन। ठीक है, उनसे समझौता हुआ, समझौता किया गया, फ्लेमियर्स समझौता किया गया। ठीक है, समझौता क्या हुआ ध्यान से समझिएगा कि अब फ्रांस जो था, इस समझौता जब हुआ तो फ्रांस जो था
पिंडमेंट के साथ मिलकर युद्ध करने को तैयार हो गया। समझौता में क्या किया था कि यह कहा गया था कि यदि समझौता में कि काबूल बोला था कि यार यदि मेरी विजय हो जाती है, मैं जीत जाता हूं, तो नीस और सेवाय ये दो भाग को मैं फ्रांस को दे दूंगा, आपको दे दूंगा। ये समझौता हुआ था। फ्रांस भी चलो भाई क्या दिक्कत है, कुछ राज्य मिल जाएंगे तो हमारा भी क्षेत्र बढ़ जाएगा, ये सोचकर वह भी क्या होगा, शामिल हो गया, लेकिन धोखा दे देता है अंततः। ध्यान दीजिएगा, युद्ध के बाद लोमांडी और वेनेसिया को इटली में मिलाना था। अब यहाँ पर क्या था कि फ्रांस जब शामिल हुआ और शामिल होकर का पिंडमेंट की शक्ति बढ़ गई, उससे चलो युद्ध किया जाए। ठीक है, अब यहाँ पर आ गई युद्ध की घड़ी। वह घड़ी अब आई है जिस घड़ी की हमें इंतजार थी, नहीं, अंतिम घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है, वही बात था अब यहाँ पर। ठीक है, या तो लोमांडी मिल ही जाएगा और नहीं तो लोमांडी नहीं ही मिलेगा। ठीक है, तो युद्ध के बाद में लोमांडी और वेनेसिया को इटली में मिलाना था, इटली के अंदर में मिलाना था। ठीक है, अब फ्रांस जो था पिंडमेंट के साथ मिलकर युद्ध करने के लिए बिल्कुल तैयार था। ठीक है, क्यों भाई, समझौता क्या हुआ था, समझौता हुआ था कि युद्ध के बाद मैं आपको नीस और सेवाय वाला क्षेत्र फ्रांस को दे दूंगा। अब इसे मिल रहा था, क्या दिक्कत थी, युद्ध कर लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, युद्ध करने के लिए बहुत तैयार हो गया था। युद्ध के बाद लोमांडी और वेनेसिया को इटली में मिला था। तय किया हुआ कि युद्ध होगा, युद्ध के बाद में लोमांडी और वेनेसिया जो था उसको इटली में संयुक्त राज्य इटली के अंदर में मिला लेना है। मतलब ये यहाँ पर तय हुआ कि इस युद्ध में हम क्या करेंगे कि इटली को और वेनेसिया को, ये दोनों को आपस में हम लोग मिला लेंगे। समझ में आ रहा ना, रोमांडिया और इस इटली को, वेनेसिया को हम आपस में क्या करेंगे, मिला लिया जाएगा। ठीक है, और मिलाने को तय हुआ। और यहाँ से क्या हुआ, ध्यान समझिएगा कि जो तय किया गया क्या कि टस्कनी, पर्मा, मोडेना, पर्मा तथा पोप के जितने भी जनमत राज्य है, पोप के जो अलग हुए थे, जो इटली पर ऑस्ट्रिया का कब्जा हुआ था, जो कि फ्रांस कहीं ना कहीं उससे फ्रांस की दिक्कत थी। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं फ्रांस भी उनके खिलाफ में था, उनके विरोध में था। तो फ्रांस बोला कि यदि ऐसा होता है कि हम इन सब क्षेत्रों को जीत लेते हैं और यदि इटली में मिल जाते हैं तो मैं इसका विरोध करना छोड़ दूंगा। फ्रांस ने बोला कि मैं इसका विरोध नहीं करूंगा, मतलब क्या, इस पर अब हम कब्जा करने की नहीं सोचेंगे या इस पर हमला नहीं करेंगे। फ्रांस की किसकी लालच थी, तो फ्रांस को चाहिए था नीस और सेवाय, ये दो क्षेत्र इनको चाहिए था फ्रांस को। विजय के बाद में काबूल ने बोला था कि मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, अब यहाँ से समझिएगा कि यह हमारा जो क्षेत्र था, इनका जो क्षेत्र था, इन क्षेत्रों पर कैसे भी कब्जा करना आवश्यक था। ठीक है, अब क्या होता है, ध्यान दे समझिएगा यहाँ से कि सीमा संबंधी विवाद, अब कैसे भाई युद्ध किया जाएगा, तो ऐसे ही नहीं डायरेक्ट जाकर युद्ध कर लिया जाएगा। कोई ना कोई वहाँ पर कोई ना कोई अड़चन चाहिए युद्ध करने के लिए। जैसे अपने भाषा में कहते हैं हम लोग कि जैसे दो बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, तो ऐसे ही थोड़ी नहीं लड़ेंगे कि आपस में बैठेंगे तो लड़ाई कर लेंगे। ठीक है, कोई एक खोदेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, तो वहाँ पर लड़ाई जो है शुरू हो जाएगा। ऐसे नहीं लड़ाई होता है कि दो बच्चे बैठे हैं, ठीक है, और एक क्या करेगा, खोदेगा इधर से उधर से, ये खोदेगा, बोलेगा नहीं खोदे हम, ठीक है, अब बोले तू ही खुदा है, मारा छप्पड़ खींच के, दो छप्पड़ मारा, इस तरह युद्ध हो गया, मतलब लड़ाई शुरू हो गई। ठीक है, तो लड़ाई करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, कारण चाहिए, कुछ ना कुछ रीजन चाहिए, तभी ना आए। अब ध्यान से समझिएगा, इतने के बाद में अब आ गया था कि अब अंतिम घड़ी आई है। ठीक है, अंतिम घड़ी आ गई थी युद्ध के बाद में। क्या है कि अब अंतिम घड़ी आई है, मिलन है जुदाई, या तो मिल ही जाएगा नहीं तो चल ही जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, तो यहाँ पर जो खोदने का काम है, क्या किया गया, सीमा संबंधी विवाद को उठा दिया गया। ठीक है, सीमा संबंधी विवाद को उठाया गया, यूरोप का रूप, मतलब यूरोप के रूप में मिलाने के लिए सीमा संबंधी विवाद को उठा दिया गया। और 1859 में, ध्यान से समझिएगा, लोमांडी पर युद्ध हुआ। कौन से, यहाँ पर फ्रांस और इटली आपस में मिलकर, या पिंडमेंट इसको बोलेंगे, आपस में मिलकर युद्ध की, मतलब ये दोनों मिलकर ऑस्ट्रिया के खिलाफ, ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध किया। और इस युद्ध के दौरान, ध्यान दीजिएगा, इस युद्ध के दौरान 1859 में युद्ध हुआ और इस युद्ध के बाद में लोमांडी पर अधिकार कर लिया गया, यानी कि इनकी विजय हुई और ऑस्ट्रिया की पराजय हुई। पूरे ऑस्ट्रिया की पराजय नहीं हुई, बस एक भाग पर यहाँ पर कब्जा करना था, लोमांडी और वेनेसिया। और यहाँ पर क्या हुआ कि 1859 के युद्ध के बाद में लोमांडी पर अधिकार कर लिया गया इटली के द्वारा। ठीक है, अब इस अधिकार के बाद में, अब देखिए यहाँ तक तो ठीक था, अब आगे भी तो युद्ध होगा ना। अब युद्ध यहाँ से तो अभी शुभ आरंभ हुआ है, लेकिन आगे भी तो युद्ध करेगा। ऑस्ट्रिया चुप थोड़ी नहीं रहेगा। मान लीजिए उसका जो भूमि है उस पर अधिकार कर लिया गया, उसे ले लिया गया, तो ऑस्ट्रिया चुप रहेगा कि आगे भी युद्ध की नीति बनाएगा, युद्ध के लिए तैयार होगा, फिर से युद्ध होगा। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ
कि इसी बीच एक और घटना होने लगी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग समझे कि लुई नेपोलियन जो था ये गणतंत्र को समाप्त कर दिया था। मतलब ये नहीं चाहता था कि गणतंत्रवादी चले, ये राजतंत्र का विश्वास रखता था। इसका मतलब मुख्य कारण क्या था कि राजतंत्र को स्थापित करना, राजतंत्र को लेकर चलना। ठीक है, अब यहाँ इसी बीच क्या होता है कि इसी बीच इटली में राष्ट्रवादी भावना का प्रचार होने लगता है, राष्ट्रवादी का प्रचार, राष्ट्रवादी लोग तैयार होने लगते हैं। अब इसे राष्ट्रवादी से बहुत ज़्यादा डर लगता था, राष्ट्रवादी गणतंत्रवादी से डर लगता था। यह राजा बनना चाहता था, राजतंत्र में विश्वास रखता था। और इसी राष्ट्रवादी के तरफ, मतलब राष्ट्रवादी आपको समझा चुके हैं चैप्टर के शुरुआत में ही कि राष्ट्रवादी मतलब क्या, देश के प्रति, जनता के मन में देश के प्रति प्रेम भावना, देश के लिए लड़ने की भावना, देश के लिए कुछ करने की भावना, ये तो राष्ट्रवाद होता है ना। तो ये राष्ट्रवादी जब बढ़ने लगा लोगों में, तो अब ये डर गया, कौन, नेपोलियन डर गया, और इस डर से वह युद्ध से क्योट निकल गया। क्या हुआ कि इस डर से नेपोलियन ने युद्ध को छोड़ दिया, युद्ध को छोड़कर निकल गया। यानी कि जो इटली थी, इटली से वह अलग हो गया। यानी कि जो पिंडमेंट था, अभी इटली हम इसको नहीं बोलेंगे क्योंकि एकीकरण नहीं हुआ है, जब एकीकरण हो जाएगा तो हम इसे पूर्ण इटली कहेंगे, संयुक्त राज्य इटली। पिंडमेंट से क्या हुआ, अलग हो गया। ठीक है, अब अलग होने के बाद कहाँ चला गया, देखिए अलग हुआ तो कोई बात नहीं, अलग हुआ तो यहाँ तक तो ठीक है, अलग हुआ तो शक्ति कमजोर हुई, लेकिन अलग होने के बाद दुश्मन देश ऑस्ट्रिया से जाकर मिल गया। यही सबसे बड़ी गलती यहाँ से हुई। ठीक है, और इसी कारण एक बार फिर से काउंट काबूर जो है इसका प्रयास विफल है। ठीक है, यह जाकर ऑस्ट्रिया से मिल गया, और इतना ही नहीं, ऑस्ट्रिया फ्रांस से संधि हो जाने के बाद, उस पर ध्यान दीजिएगा, ऑस्ट्रिया के और फ्रांस की आपस में संधि हुई। मतलब क्या, जब ऑस्ट्रिया, फ्रांस के राजा ही ऑस्ट्रिया से मिलेगा तो ऑस्ट्रिया और फ्रांस में संधि हो जाएगी, और संधि हो जाने के बाद उसने अधिक कब्जा नहीं कर सका। मतलब ये संधि हो गया, उसके बाद अब पिंडमेंट जो है अब कब्जा क्या करेगा, कैसे युद्ध करेगा, वो तो मुख्य जो था इसके तरफ से लड़ने वाला वो भी चला गया। ठीक है, तो इससे अधिक वो कब्जा नहीं कर पाया, मतलब युद्ध जो है अब आगे नहीं जाएगा, लड़ाई जो है यहीं पर खत्म होती है। और वेनेशिया, जो लोम्बार्डी और वेनेशिया के ऊपर कब्जा किया गया था युद्ध के दौरान, ये वेनेशिया किसका था, तो ऑस्ट्रिया का था, जिस पर युद्ध के दौरान लोम्बार्डी और वेनेशिया पर कब्जा कर लिया गया था। तो इसमें दो भाग को बांटा गया था, दो भाग में, एक भाग को पिंडमेंट रखा था और वेनेशिया को दे दिया गया था किसको, रूस को, फ्रांस को। वेनेशिया को किसको दिया गया था, फ्रांस के राजा को, लुई नेपोलियन को। ठीक है, अब ये क्या कि जब जाकर मिला ना, तो वेनेशिया किसके पास था, फ्रांस के पास था, अब वेनेशिया किसका है, तो ऑस्ट्रिया के है। ठीक है, अब एक बोला ऑस्ट्रिया का जो प्रभुत्व राजा था, वो बोला कि भाई वेनेशिया तो मेरा है ना, आपके पास है, तो ये कहेगा ठीक है मैं वेनेशिया आपको दे देता हूँ। अब वेनेशिया जो ऑस्ट्रिया को वापस लौटाती है, कौन, फ्रांस के राजा। डरपोक था, बिल्कुल डरपोक था। ठीक है, लेकिन प्रयास जारी रहे कि जो काबूर था, काउंट काबूर, ये बता दे पहले आपको कि गणतंत्रवादी था। ठीक है, बिल्कुल कर्मठ इंसान था, बिल्कुल हार मानने वालों में से नहीं था। कौन, काबूर। अब इसका जोनी मैं आपको बताया हूँ। ठीक है, प्रधानमंत्री था, यहाँ के राजा से भी ज्यादा इसका पावर चलता था। ठीक है, मतलब राजा कौन, विक्टर एनिमल से भी ज्यादा पावर इसका चलता था। ये मतलब ये राजा थे, सारे फैसला लेते थे, लेकिन प्रधानमंत्री जो काउंट काबूर था ये मुख्य था वहाँ का। ठीक है, या अभी इतने भी दो बार, ये एक बार इधर जो अपना दिमाग लगा फेल हो गया, और एक बार यहाँ पर भी फेल होता है। दो बार विफल होने के बाद भी यह हार नहीं माना और अपना प्रयास जारी रहा। फ्रांस नहीं तो क्या, हम अकेले ही काफी है। ऐसे करके अपने प्रयास को जारी रखा, और 1859 में एक घटना हुई। क्या, इसमें प्रतिक्रियावादी जो थे मध्य इटली में स्थित पर्मा मोडला, कहाँ पर, मध्य इटली में यानी ऑस्ट्रिया में, पर्मा मोडला, टस्कनी पोप के राज्य वोलेगना और रोमेगना, याद रखिएगा ये वोलेगना और रोमेगना, ये दोनों ने, जो कि कहाँ से थे, तो काउंट काबूर के तरफ से थे, ये दोनों ने विद्रोह किया। अब विद्रोह ही नहीं किया, इतना बड़ा विद्रोह किया कि वहाँ पर स्वतंत्रता घोषित की, उसको स्वतंत्र घोषित कर दिया। उस क्षेत्र को क्या कहा, यह क्षेत्र जो है स्वतंत्र हो गया। ठीक है, मतलब इसको स्वतंत्र घोषित किया। अब यहाँ पर ऑस्ट्रिया को एक बड़ा धक्का लगा। ठीक है, कहाँ पर, कि यहाँ पर पर्मा मोडला और टस्कनी पोप ये चार गए, कहाँ से, उससे मात्र दो ही सैनिक मिलकर, दो ही ग्रुप मिलकर, बोलेगना और रोमेगना, ये दोनों मिलकर वहां पर स्वतंत्रता घोषित कर दी। ठीक है, और ऑस्ट्रिया को तो धक्का लगा ही, और फ्रांस को भी धक्का लगा, क्योंकि फ्रांस भी तो उसके साथ मिला हुआ था। वो मतलब उसके मन में ये चल रहा होगा कि मैं क्यों छोड़ कर गया। ठीक है, यही चल रहा होगा। ठीक है भाई, अब कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि अब तो अलग हो गया ना। ये राज्य विक्टर एमेनुअल, मतलब क्या,
इटली के प्रथम चरण में इतने काम हुए, मतलब इतने पर कब्जा कर लिया गया प्रथम चरण में। द्वितीय चरण में भी गैरिबाल्डी आएगा, जो कि गैरिबाल्डी क्या था, ये तो अपने राजनीतिक व्यवस्था से नहीं चल रहा था कि भाई राजनीतिक व्यवस्था लाकर दिमाग से, मतलब कहा जाए तो अपने माइंड से खेल रहा था, माइंड से ही खेल रहा था, माइंड से ही इटली को सोच रहा था कि एकीकरण करा दिया जाए, अपने दिमाग का यूज करके सोच रहा था कि हम इटली का कैसे भी करा दिया जाए। लेकिन इसके बाद एंट्री होती है गैरिबाल्डी की, और गैरिबाल्डी क्या है, वो ऐसे दिमाग से नहीं चलने वाला है, तलवार के नोक से बात करता था। मतलब क्या, ज़्यादा बोलोगे कहानी खत्म। ठीक है, पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, इंतजार रहेगा आप लोगों का। ठीक है, तो विक्टर एम्यूलर जो तो अपना राजा घोषित कर दिया। ठीक है, कि भाई यहाँ के जितने भी राज्य थे ना, सब राज्यों ने क्या किया कि हमारा जो राजा रहेगा, पिंडमेंट का राजा जो है विक्टर एम्यूलर, वही हमारा राजा रहेगा, चलो उसी को राजा बनाया जाए, उसी को घोषित कर दिया भाई राजा यहाँ कर बन जाओ। वहाँ के राजा बन के मतलब कब्जा हो गया वहाँ पर भी मूल रूप से जैसे भी हो सके। और वो जनता के संगठन से राजा बना, मतलब क्या जबरदस्ती राजा नहीं बना है, जनता राजा बनाई है। मतलब क्या, जनता का समर्थक मिलेगा, एकदम सैनिक एकदम चारों तरफ से भर जाएंगे, एकदम मतलब पावर मिल गया उसे। ठीक है, और इस तरह इटली के जो एकीकरण का पहला चरण है कंप्लीट होता है। किसके देखरेख में, तो काउंट काबूर के देखरेख में, जो 1848 में खत्म हो गया था, जिसका नामो निशान मिट गया था, उस चीज को काउंट काबूर ने पुनः आरंभ किया, और उसे आरंभ करके एक बार फिर से इटली को एक नए रूप दिया। ठीक है, तो इसमें इतने क्षेत्र पर कब्जा हो गया। और इसके बाद जो आने वाला, जैसे कि आपको बताया कौन सा, गैरिबाल्डी, जो इटली के द्वितीय चरण में आएगा। और इस चरण में गैरिबाल्डी जो है ये अपने माइंड से खेल रहा था, गैरिबाल्डी तलवार के नोक से खेलेगा। मतलब वहां पर वो सैनिक रहता है, वहां पर उसकी जीवनी में द्वितीय चरण और तृतीय चरण, अंतिम चरण, ये दोनों कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं इटली के एकीकरण और उसके प्रथम चरण। जैसे कि वहां पर हमें इटली के एकीकरण में मेन हीरो कौन था, काबूर मुख्य भूमिका निभाया था। अपने सातिर दिमाग से कैसे कैसे करके इटली के एकीकरण का प्रथम चरण कंप्लीट हुआ था। कई बार उससे झटका भी लगा, लेकिन वो क्या हुआ, तैयार हुआ। इतिहास पढ़ने से केवल पढ़ने के लिए, एग्जाम देने के लिए नहीं पढ़ना चाहिए। हमें हर एक चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि देखिए कैसे कैसे कितनी बार मात खाने के बाद भी वह कैसे खड़ा हो जाता है पुनः, कैसे युद्ध के लिए तैयार होता है, कैसे अपने को समझाता है, कैसे तैयार रखता है, कैसे अपने को मोटिवेट रखता है, यह मुख्य भूमिका निभाती है। ठीक है, तो इटली के एकीकरण के लिए यह सबसे इंपॉर्टेंट चरण काबूर का था। ये तीन हीरो थे, मेजनी, काबूर और गैरिबाल्डी, तीन हीरो थे, तीन नायक माने गए थे इटली के एकीकरण के। ठीक है, उसी तरह हमें भी छोटे छोटे प्रॉब्लम्स, छोटे छोटे समस्याओं को आने से हमें डरना नहीं चाहिए, पीछे हटना नहीं चाहिए, बल्कि उससे लड़कर आगे बढ़ना चाहिए। जैसे कैसे गैरिबाल्डी काउंट काबूर आगे बढ़ रहा था, ठीक है, अपने को समझा कर, जबकि फ्रांस भी इसको धोखा दे दिया था। जीतने के बाद भी लोमांडी और वेनेसिया, पीछे हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में कि प्रथम चरण में लोमांडी और वेनेसिया, इन दोनों पर भी आधिपत्य हुआ था। फ्रांस और ये काबूर मिलकर किए थे, जिसमें लोमांडी को काबू रखा था और वेनेसिया को दे दिया था, किसको, फ्रांस को। लेकिन फिर भी ये जो फ्रांस था, फ्रांस जाकर अंततः मिल जाता है किससे, तो ऑस्ट्रिया से, और वेनेसिया को वापस कर देता है ऑस्ट्रिया को। वहाँ पर भी इससे बहुत बड़ा झटका लगता है, बहुत बड़ा, मतलब ऐसा कहते हैं कि कमर टूट जाता है किसी कान कबर के। फिर भी यह तैयार हो जाता है, पुनः जागृत होता है, पुनः तैयार होता है, और पुनः एक बार फिर से यहाँ पर इटली के कुछ भागों पर आधिपत्य करता है। इस तरह प्रथम चरण समाप्त हुआ था हम लोग को। और द्वितीय चरण में हम लोग यहाँ पर दूसरे चरण में गैरिबाल्डी आता है। गैरिबाल्डी ने कैसे अपने तलवार की नोक पर, जैसे पीछे बताए थे हम कि तलवार की नोक पर यह बात करता था, कैसे अपनी तलवार की नोक पर यह कब्जा करता है और कैसे यहाँ पर ऑस्ट्रिया को खंडित करता है, कुछ भाग पर लेकर आता है। आज के क्लास में हम लोग का क्लियर होने वाला है, बिल्कुल एक एक चीज क्लियर कराएंगे हमारे साथ। आप देखिए द्वितीय चरण में आता है कौन, गैरिबाल्डी। ठीक है, ये अपनी तलवार से ही बात करता था, कहीं भी जाता था तलवार। इसे मुख्य विश्वास था, कहीं भी इसे यह विश्वास था कि इटली का एकीकरण तभी संभव होगा जब युद्ध होगा, युद्ध नहीं होगा कि इटली का एकीकरण संभव नहीं है। ठीक है, इसका विश्वास था कि युद्ध होगा तभी इटली का एकीकरण संभव था। ये पेशे से क्या था, एक नाविक था। पेशे से क्या था, नाव चलाने वाला था, बाद में सैनिक के रूप लेता है। पेशे से एक नाव चलाने वाला था और बहुत ही ईमानदार था, कर्तव्यनिष्ठ था, राष्ट्रवाद था।
ठीक है, राष्ट्र की भावना जो है पनपती थी, देश के लिए कुछ करने की भावना पनपती थी। एक होता है ना, जो अक्सर देखे होंगे कि जो गरीब व्यक्ति होते हैं उनके अंदर काम करने की लालसा होती है, कुछ करने की लालसा होती है, ठीक है। बाकी जब पैसे वाले को लोग पैसे वाले होते हैं उनके अंदर ये सब नहीं होता, क्योंकि बस पैसा है बहुत सारे, बहुत कम लोग उसमें सक्सेस निकल पाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर गरीब लोग के अंदर काम करने की लालसा, कुछ पाने की, मेहनत करने की, मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो ये जो था ना, एक नाविक था, क्या पेशेदार नाविक था, पेशा से नाविक था, और इसके अंदर था कि नहीं, हाँ इटली का एकीकरण किया जाए, देश के लिए कुछ किया जाए, देश के लिए लड़ा जाए, ठीक है। यह मुख्य भूमिका थी इसकी, ठीक है। और आरंभ में यह मेजनी का समर्थक बना। शुरुआत में इसकी शुरुआती कहाँ से हुई, इसका आरंभ कहाँ से हुआ, तो आरंभ में मेजनी का समर्थक बना, मेजनी के नीति का समर्थन किया, मेजनी का समर्थक था, और बाद में यह काबुल के प्रभाव में आ गया। पहले मेजनी का समर्थक था, पहले यह मेजनी का समर्थक था, और बाद में यह काबुल के प्रभाव में आ गया, काउंट काबुल के प्रभाव में आ गया, ठीक है। और युद्ध के नीति में यह विश्वास रखता था। इसका कारण क्या था कि युद्ध की नीति, पहले ही आपको बता चुके हैं कि यह मेन इसका टॉपिक यही था कि युद्ध की नीति में यह विश्वास रखता था। मतलब क्या मुख्य फोकस था कि युद्ध होगा तभी कुछ संभव है, अन्यथा कुछ भी संभव नहीं है। युद्ध होगा तभी संभव है, अन्यथा संभव नहीं है, ठीक है। इटली का एकीकरण बिना युद्ध के संभव नहीं बनाया जा सकता, यह इसकी मुख्य भूमिका थी। मतलब क्या, यह अपनी तलवार से ही बात करता था, कहीं भी, मतलब थोड़ा सा गर्म मिजाज का था, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है ना। ये बात बात पर तलवार उठाना और बात बात पर लड़ने के लिए तैयार हो रहे, मतलब इतने राष्ट्र अपने अंदर में इसके पनपता था, राष्ट्रवाद था ना, कि किसी भी चीज के लिए तैयार हो जाए, चलो भाई लड़कर जीत लिया जाए, मार दिया जाए। मतलब डर बिल्कुल नहीं था कि इसका प्रभाव क्या होगा, ऑस्ट्रिया हमला कर देगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार, बिंदास था एकदम, ठीक है। और 1859 की घटना होती है, उससे उत्प्रेरित होकर आक्रमण की नीति अपनाते हैं। 1859 में ऑस्ट्रिया के द्वारा कुछ घटनाएं की जाती है, और वहां पर यह उत्प्रेरित होता है उस घटनाओं से, अब युद्ध की नीति तैयार कर लेता है, कहते हैं कि नहीं अब युद्ध किया जाए। और इसी को सोचते हुए वह क्या करता है कि लाल कुर्ती, ध्यान दीजिएगा, लाल कुर्ती सेना का गठन करता है, एक सेना का संगठन बनाता है, और उस सेना का नाम देता है क्या, लाल कुर्ती। क्या नाम देता है, लाल कुर्ती। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी बाबू पूछा जाता है कि लाल सेना का गठन किसने किया था, तो वह गैरीबाल्डी ने, ठीक है। लाल कुर्ती सेना का गठन किसने किया था, तो गैरीबाल्डी ने लाल सेना कुर्ती का गठन किया था। अच्छा है, ठीक है। और 1860 में इटली का एक नया सार्डिनिया, पोप का राज्य था ये, और दक्षिण से सिसिली, ये दो राज्य थे, ध्यान समझिएगा। फ्रांस की राजधानी थी पोप, ठीक है, और पोप के ही राज्य था एक नया सार्डिनिया जिसका नाम था, और दूसरा सिसिली, ठीक है। ये दो राज्य थे। ये क्या किया ना कि दक्षिण राज्य में चला गया, ठीक है। वहां पर पहले से ही दक्षिण भारत में, चूंकि पोप का जो राजा, फ्रांस के जो राजा था वह राष्ट्रवादी नहीं था, वह राष्ट्रवाद का घोर विरोधी था। लुई नेपोलियन, पीछे की क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो वह राष्ट्रवाद नहीं था, और जबकि वहां के क्षेत्र में कुछ लोकतंत्र की भावनाएं जो थी, क्रांति की भावनाएं प्रज्वलित थी। मतलब वहाँ के जो स्थानीय लोग थे ना, देखिए ये भी दिमाग लगाता था, ऐसा बात नहीं है कि लड़ाई करना है तो भाई मंद बुद्धि है, दिमाग नहीं लगेगा, ये भी दिमाग लगाता था। कहाँ गया यह इसकी नजर पड़ी किसमें, 1860 में नया सार्डिनिया और सिसिली पर पड़ी, जो कि पोप के जो राज्य थे, पोप के राज्य थे, ठीक है ना। अब ये क्या किया कि वहाँ पर देखा भाई क्यों इस पर पड़ी नजर, तो वहाँ के लोगों को देखा ना, उन लोगों में क्रांति की जो ज्वाला है वह भड़की पड़ी है, क्रांति की ज्वाला है उसके अंदर, अपने राजा के खिलाफ क्रांति है, ठीक है। दिमाग में कुछ ना कुछ बैठा हुआ है, अब इसका यह लाभ उठाया। क्या लाभ उठाया, वहाँ पर गया, बात विमर्श किया, और कहा कि चलिए आप लोग के भी अंदर इससे प्रॉब्लम है, मैं आप लोग का मदद कर सकता हूं। कैसे मदद कर सकता हूं, तो मेरा सेना है भाई, सेना अपने गठन किया, लाल कुर्ती सेना, भयंकर सेना, खतरनाक, इसीलिए इतना मैं खतरनाक, लाल कुर्ती, ठीक है। तो ये अपना सेना का कि मैं यहाँ पर अपने सेना को भेज देता हूँ, और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो मेरा मदद करेंगे, जो किसान लोग हैं वो मेरा मदद करेंगे, और दोनों मिलकर इस दोनों राज्यों को आज़ाद कर दिया जाएगा। किससे, पोप से, यानी फ्रांस से आज़ाद कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यह क्या करता है ना कि लाल कुर्ती सेना, ठीक है, और किसान, वहाँ के किसान, ये दोनों आपस में मिलकर, दोनों के सहायता लेकर, किसानों के सहायता लेकर सिसिली पर अधिकार कर लेता है। यहाँ पर आक्रमण करता है, सार्डिनिया पर नहीं लेकिन सिसिली पर अधिकार हो जाता है, सिसिली के ऊपर में आधिपत्य कर लेता है, अधिकार कर लेता है, ठीक है ना। अधिकार करने के बाद में वहां के लोगों को ये बताता है कि मैं कहां से आया हूं, तब मैं विक्टर एमेनुअल,
जो कि पिंडमेंट के राजा थे, माने वर्तमान यहीं से इटली की, आपको बताए थे पिछले क्लास में कि इटली के एकीकरण के जितने भी कार्य किए गए थे वह सब समाप्त हो गए थे। यही राजा आए तो पुनः उसे जागृत किया। इनके ही प्रधानमंत्री थे काउंट काबूल, ठीक है। उन्होंने दोनों मिलकर इस प्रथा को आगे बढ़ाया, इस प्रथा को लेकर चला। राष्ट्रवाद की भावना यहाँ पर बची हुई थी, ठीक है। तो वही राजा एमुनुअल, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, ध्यान दीजिएगा। हम लोग बोलते हैं कि भाई इटली के एकीकरण के नायक कौन कौन है, तब मेजनी, गैरिबाल्डी, काबूल, ये नायक हो गए, हीरो हो गए, ठीक है ना, लड़ने के लिए आए थे। लेकिन इनकी महत्वपूर्ण भूमिका क्या थी, राजा एमुनुअल, क्योंकि ये इटली के एकीकरण के शुरुआत से लेकर प्रथम चरण से लेकर अंतिम चरण तक रहेंगे, ठीक है ना। जैसे कैसे होता है, मान लीजिए कि एक मूवी हो गई, तो मूवी का मेन हीरो बन जाता है, उसमें जो काम करने वाला हीरो होता है उसे हीरो मान लेते हैं, उसी को सब लोग नायक समझते हैं, उसी के माध्यम से मूवी है जो आगे बढ़ता है। लेकिन उस मूवी के जो जितने भी स्टोरी होते हैं, उस स्टोरी को कोई ना कोई तो लिखा होगा जो डायरेक्टर कहलाता है। तो वही डायरेक्टर वहाँ पर मुख्य हीरो आके उस स्टोरी को लिखा, जिस पर वे सब एक्टिंग की है, मुख्य भूमिका तो उन्होंने निभाया। तो उसी तरह वह यह राजा एमुनुअल जो है यह डायरेक्टर है, किसके, इटली के एकीकरण के। कौन, राजा एमुनुअल क्या है, डायरेक्टर, इटली के एकीकरण के रचनाकार है। और इनके जो काम कार्य करता है वह हीरो है, जैसे कि काउंट काबूल हो गए, मेजनी, गैरिबाल्डी, 3 हीरो थे, 3 नायक थे, ठीक है। तो यह क्या किया कि गैरिबाल्डी जो है ना, ये बोला कि विक्टर एमुनुअल के, मतलब मुझे हम यहाँ पर भेजा है, मैं विक्टर एमुनुअल के दूत हूँ, और इसके नाम पर, विक्टर एमुनुअल के नाम पर वहाँ पर क्या किया, अपना एक सत्ता स्थापित किया, एक राज्य को स्थापित किया, एक सत्ता बना दिया, राज्य बना दिया, राजा बन गया वहाँ का, ठीक है। और अंततः गणतंत्र, मतलब इसका कोई लालच नहीं था, जैसे कि पहले भी मैं बताया कि यह मतलब कर्तव्यनिष्ठ था, ये लालच नहीं था कि हम यहाँ राजा बने, क्योंकि राजा बनने की लालच होते तो राजा एमुनुअल के द्वारा बहुत बड़ एक पूरे दक्षिण यूरोप के भाग का इसको राजा के मतलब प्रदान किया गया था कि यहाँ का आप राजा बन जाइए, गैरिबाल्डी को। लेकिन उसका यह अस्वीकार कर दिया था कि नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी राजपाट नहीं चाहिए, मैं देश के लिए लड़ूंगा, मेरे अंदर राष्ट्र भावना यही काफ़ी है, मैं देश के राजा नहीं बनूंगा कभी भी, ठीक है। यह स्वीकार कर दिया था, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर कर रहे हैं ना कि इसकी लालच नहीं थी। और गणतंत्र की स्थापना किया, गणतंत्रवादी पहले से था, वहां पर गणतंत्रवाद की स्थापना की, गणतंत्रवादी बनाया कि यहाँ के नहीं है कि जनता ही यहाँ की राजा रहेगी, ठीक है। पोप के राज्य पर आक्रमण, ध्यान दीजिएगा। अब जब वहां पर सिसिली पर पहुंच गया, सिसिली कहा था, पोप के ही राज्य था, पोप के 2 राज्य थे, सिसिली और सार्डिनिया, ठीक है। अब एक कभी मैप से इसके हम बता दूंगा, कभी मैप पर ले जाकर वहां पर सब समझा दूंगा, ठीक है। देखिए इटली का जब ये 2 राज्य थे, सार्डिनिया और सिसिली, तो सिसिली में तो राजा बन गया, भाई एक राज्य जीत ले, भारत के अंदर 28 राज्य, भाई कोई आकर बिहार पर हमला किया, बिहार के राज्य को जीत गया, यहाँ का राजा बन गया। तब क्या सोचेगा भाई कि बिहार के राजा बन गए तो यहाँ से उत्तर प्रदेश मारा जाए, तो थोड़ा सा ट्राई किया जाए कि उत्तर प्रदेश पर हमला किया जाए, यहाँ से झारखंड नजदीक है, झारखंड पर हमला किया, जो वहाँ उसको भी मतलब जीता जाए, ऐसे ही नहीं सोचेगा जो भी यहाँ का राजा बनेगा। उसी तरह ये जब सिसिली का राजा बना ना, तो सोचा ना कि चलो क्या किया जाए, अब यहाँ से डायरेक्ट जो है किस पर, रोम पर आक्रमण कर दिया जाए, रोम राज्य पर आक्रमण किया जाए, नीति बनाए, क्योंकि भाई कर्तव्यवादी था, युद्ध करने के अंदर क्षमता थी, कुछ इसका मतलब था कि युद्ध करके कुछ भी जीता जा सकता है, कुछ भी लूटा जा सकता है, किसी पर युद्ध करके उसको आधिपत्य में लाया जा सकता है, युद्ध पर पूर्ण विश्वास रखता था, ठीक है ना। तो यार रोम पर आक्रमण करने की नीति बनाई। अब तब तक ये जो खबर है ना, कहीं से काउंट काबूल को पता चल जाती है, काबूल को पता चली कि अरे गैरिबाल्डी तो रोम पर युद्ध करने की सोच रहा है। रोम जो कि ऑस्ट्रिया के मुख्य भूमि थी, रोम ऑस्ट्रिया का मुख्य पॉइंट था रोम। अंततः इटली के सबसे अंततः में लास्ट में रोम आजाद होता है, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया की मुख्य भूमि थी रोम, और उसी रोम के ऊपर में यह आक्रमण करने, ऑस्ट्रिया की राजधानी थी रोम, और उसी रोम पर यह आक्रमण करने को सोच रहा था कि क्या लिए मारा जाए कि रोम ही आक्रमण करें। कितना भाग जीते हैं अभी लोग, लोमांडी पर पिंड में तो इनके पास में था पहला भाग, उसके बाद लोमांडी को पिछले वाले पार्ट बनाए थे कि मिलाए थे, तो पिंड में रोमांडी और 2-3 छोटे छोटे राज्यों को मिलाया गया था, ठीक है। उसके बाद इसने सिसिली पर आक्रमण किया और सिसिली को आपस में राज्य मिलाया, ठीक है। तो इतने बड़े अभी राज्य बने, अभी तो पूरा इटली बाकी है, पूरा इटली अभी तो जितना भी इटली के छोटे राज्य थे सब अभी इस तरफ खाली ही पड़े, सब गुलाम ही पड़े हैं। और ये सोचा कि रोम पर आक्रमण का मतलब समझते हैं कि रोम पर यदि एक ही बार में रोम पर आक्रमण करके रोम को जीत लेता तो मतलब सारी ऑस्ट्रिया की कहानी खत्म, इटली का एकीकरण यहीं पर संभव हो जाता, ठीक है। लेकिन यह रोम पर आक्रमण करने की नीति बनाई, युद्ध बनाई, थोड़ा सा भी इससे डर नहीं था कि रोम पर आक्रमण करने के ऑस्ट्रिया से
में युद्ध हो जाएगा, फ्रांस के लिए युद्ध हो जाएगा, कोई भी इसको मतलब डर नहीं था 1% भी। यह क्या किया ना, तो सोचा कि चलो भाई रोम पर आक्रमण किया जाए, नीति बन गई। आज कहीं से ये खबर जो है ना मालूम चल जाती है, किसको किसको मालूम चलती है, तो काबूर को। अब काबूर तो भाई बुद्धिमान था, रणनीति था, इससे भी ज़्यादा मतलब राजनीति था, ठीक है। वो सोच लिया कि भाई नहीं ये तो गलत हो जाएगा, अभी अभी हम आक्रमण करेंगे तो हम अभी नुकसान में जा सकते हैं, हमें घाटा हो सकता है। ये जल्दी से किसको, गैरिबाल्डी को काउंट का वो रोकता है कि नहीं नहीं अभी आक्रमण नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, इसका कारण क्या है, तो क्योंकि फ्रांस से के साथ युद्ध का खतरा बढ़ जाएगा। यदि हम रोम पर आक्रमण किए तो हमें फ्रांस से भी युद्ध करना पड़ेगा। वहीं फ्रांस जो कि पिछले प्रथम चरण में किसको, तो इटली को, पिंडमेट को छोड़कर भाग गया था। कहाँ पर मिल गया था, ऑस्ट्रिया से हाथ मिला लिया था, वेनेसिया को ऑस्ट्रिया को दे दिया था, वेनेसिया को ऑस्ट्रिया, जो दो भाग जीते थे लोमांडी और वेनेसिया, तो लोमांडी था इनके पास में, वेनेसिया को दे दिया था, ठीक है। इस कारण से काबूर ने उनको गैरिबाल्डी को रोक दिया कि नहीं नहीं अभी काम नहीं करना, ठीक है। काबूर ने सेना की एक टुकड़ी जो कि पोप को प्रसारित किया। काबूल बोला कि एक काम करो, एक सेना की टुकड़ी बनाओ, एक सेना की ग्रुप बनाओ और उसे क्या करो, पोप प्रसारित के इलाके से पोप से निकालते हुए ले जाकर नेपलस में प्रवेश करवा दो, नेपलस में ले जाकर रख दो, ठीक है। पुणे पोप के बाद नेपलस था, ठीक है ना। तो कि अपने एक सेना की टुकड़ी तैयार करो और साधारण रूप से पोप से निकालते हुए ले जाकर नेपलस में रख दो, ठीक है ना। देख रेख करने के लिए वहाँ पर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सारी चीज पर नजर रखने के लिए भेज दिया, ठीक है। इसके बाद जनमत संग्रह के बाद, अब इस सब सारी घटनाओं के बाद में सिसिली के आसपास जितने भी, मान लीजिए कि हमारे आसपास जितने भी रहेंगे तो हम चाहेंगे क्या भाई, हम कहीं मान लीजिए कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है सोचिए, और कहीं पर हम 5 कट्ठा ज़मीन खरीद लिए, तो हम क्या सोचेंगे कि इसके आसपास में कोई ज़मीन बेचेगा, हमारे पास पैसा है तो मेन सोचेंगे कि आसपास ये बेच रहा है हमारे पास में, इसे हम ही खरीद लेते हैं, हमारा क्षेत्र बढ़ जाएगा, ये बेच रहे हम ही खरीदे, पैसा है तो, नहीं है तो मजबूरी है, ठीक है। तो उसी तरह यह क्या किया ना कि इसके सिसिली के आसपास में जितने भी छोटे मोटे शहर थे, नगर थे, उन्हें क्या किया ना कि यह क्या किया कि भाई चलो इसको आपस में मिला लीजिए, सटा लिया जाए। तो इससे कैसे भी करके ये अपने में सटाकर एक इलाका जिसमें सार्डिनिया को भी मिला लिया। सार्डिनिया जो सोचा था पहले भाग में कि सार्डिनिया और सिसिली पर आक्रमण करेंगे, दोनों जीत जाएंगे, सार्डिनिया नहीं उस समय जीता था, तो धीरे धीरे करके उससे मतलब भाला फुसला कर आपस में सबको मिला लिया कि चलिए भाई आइए मेरे में मिल जाइए, यह सब बड़ा सा क्षेत्र बना लिया बनाकर, ठीक है। अब इटली के काफी ज्यादा, ऑस्ट्रिया के द्वारा जो काफी ज्यादा भाग था अब कहां पर मिल चुका था, तो अब आकर यहां पर इटली में पिंडमेंट में मिल चुका था, सिसिली में मिल चुका था, यानी कि ऑस्ट्रिया के काफी ज्यादा भाग पर कब्जा हो चुका था, ठीक है। बस कुछ ही भाग बचे थे जो कि ऑस्ट्रिया के अंदर में थे, धीरे धीरे करके सब मिला लिया। बहुत अच्छा काम किया था यहाँ पर गैरिबाल्डी ने, ठीक है। और विक्टर एमेनुअल को संयुक्त इटली का राजा घोषित किया। अब इतने सारे राज्य मिले तो ये नाम दिया गया क्या, संयुक्त राज्य नाम दिया गया, संयुक्त इटली नाम दिया गया। और संयुक्त इटली के विक्टर एमेनुअल को राजा फिर से एक बार घोषित किया कि आप पिंडमेट के केवल राजा नहीं है, आप संयुक्त इटली के राजा है, आप संयुक्त इटली के राजा है, ठीक है। उनको घोषित कर दिया गया, ठीक है। सार्डिनिया पिंडमेंट का नाम, अब जो सार्डिनिया में क्या किया गया कि जो पिंडमेंट नाम रखा था पहले उस क्षेत्र का, जहाँ पर जहाँ से ये आरंभ हुआ था इटली के एकीकरण के, पिंडमेंट के नाम को बदलकर उसका नाम इटली रख दिया गया। अब ये भाग इटली कहलाएगा। अब ऑस्ट्रिया का जो भाग में राज्य करता वो भी भाग इटली था, अब ये भाग क्या हो गया, इटली कहलाने लगा। इटली 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 लोग इटली के नाम से प्रचलित करने लगे, ठीक है। इस तरह बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी योगदान मिला, काफ़ी ज़्यादा क्षेत्र पर। अब मतलब लगभग अब हमारे इनके हाथ में अब लगभग सत्ता आने ही वाली थी, आ ही गई थी, बस इंतजार था कुछ और का। अब वेनेसिया और रोम ऑस्ट्रिया के गुलाम थे, ध्यान दीजिए। अब ऑस्ट्रिया के अंदर में क्या बचा था, सारे राज्य सारे क्षेत्र को तो ले गया, कौन ले गया भाई, हो गया इटली के एकीकरण का आरंभ जो था ले गया राजा एमेनुअल, उनके जो नायक थे वो ले गए, उन पर कब्जा हो गया। बच्चा क्या था ऑस्ट्रिया के अंदर में, तो वेनेसिया और रोम। एक वेनेसिया जो कि पहले ही वो भी लोमांडी और वेनेसिया को जीत लिया था फ्रांस और ये पिंडमेंट मिलकर, लेकिन फ्रांस की चाल कहा जाए बेचारा, फ्रांस से उसको दे दिया था कि ले जिला पर वेनेसिया अपना पास में रख लीजिए, ठीक है। और बचा था ऑस्ट्रिया के पास में क्या, तो एक रोम बचा था जो कि मुख्य पॉइंट था ऑस्ट्रिया का, और एक वेनेसिया बचा था। ये दो ही क्षेत्र थे ना, उड़ गए भाई, सब काम खत्म, ठीक है। ये बस दो ही क्षेत्र बचे थे ऑस्ट्रिया के पास, ठीक है। अब एमेनुअल ने दक्षिण इटली के क्षेत्र का
अब क्या कहा कि भाई दक्षिण में इतने बड़े क्षेत्र हो गया, सिसिली और उसके जो सार्डिनिया वगैरह सब मिलकर एक बड़ा सा राज्य बन गया है। तो कहा, ऑफर दिया किसको, गैरिबाल्डी को। कहे गैरिबाल्डी जी आप ऐसा कीजिए कि दक्षिण इटली जो है उस क्षेत्र का आपको शासक बना दिया जाता है, वहाँ के राजा बना दिया जाता है। उस क्षेत्र को आप देखिएगा, उस क्षेत्र की सुरक्षा कीजिएगा, राजा बने। लेकिन ये जो प्रस्ताव होता है ना, ये अस्वीकार कर दिया कि नहीं चाहिए मुझे, हटाओ राजपाट, ये सब क्या करेंगे हम लेकर, हम तो है भाई जोगी आदमी, सीधा साधा आदमी, नाविक आदमी ना, ऐसे नहीं बोल रहता है, नाविक आदमी है हम क्या करेंगे राजपाट को लेकर, राजा बनकर, हमें तो बस सबकी भलाई करनी है, सबका इतिहास, भाई इस क्षेत्र को बचाना है, सबका विकास मुझे चाहिए, मैं क्या करूँगा राजपाट लेकर। ऐसा कर बेचारा जो गैरिबाल्डी था ना, वो राज्य को अस्वीकार कर दिया, नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए, ओके ठीक है। अब देखिए इसके इतने बड़े त्याग को देखकर, इसके जो इतने बड़े त्याग थे, इतने बड़े त्याग को देखकर हमारे लाला लाजपत राय जो थे, ठीक है, इन्होंने जीवनी लिख डाली। इनके इतने बड़े त्याग को देखकर इन्होंने क्या किया, जीवनी लिख डाली। इतने बड़े त्याग को देखकर लाला लाजपत राय ने इनकी जीवनी लिख डाली। भाई जीवनी क्यों, इनसे प्रभावित हुई, भाई इतने बड़ा त्यागी, इतने बड़ा योगी है जी, उत्तर प्रदेश में योगी मोदी योगी। वैसे तरह इन्होंने भी अपनी जीवनी लिख डाली, किसके, गैरिबाल्डी की, ठीक है। अब आती है हमारी अंतिम चरण और तीसरा चरण। अंतिम चरण भला चरण, अंतिम चरण तीसरा चरण आई किसके, इटली के एकीकरण की। और इस चरण जो, यह चरण जो शुरुआत हुआ, इस चरण जर्मनी के एकीकरण के साथ में खत्म हुआ, यानी इटली का एकीकरण जर्मनी के एकीकरण के साथ समाप्त हुआ। जर्मनी के एकीकरण बाबू इस क्लास के बाद में हम नेक्स्ट क्लास में जर्मनी के एकीकरण में चलेंगे, उसको भी समझेंगे, ठीक है। तो जर्मनी के एकीकरण के साथ में पूरा हुआ 1862 में, कितने में, 1862 में काबूल की मृत्यु हो चुकी थी। 1862 तक काबूल मर गया था भाई, जो राजनीतिज्ञ था काबूल मर गया था, काबूल की कहानी खत्म हुई थी। और यहाँ पर ये भी गैरिबाल्डी भी सब राजनीति छोड़ छाड़ कर अलग होने साइड में हो गया था, ठीक है। मतलब इसको भी अब मतलब नहीं था, ये भी साइड हो गया, ठीक है, इन सब चीज़ों से साइड हो गया था। कौन सा, ये, ठीक है, क्योंकि दो ही राज्य बचे थे, तो ऐसे भी गैरिबाल्डी, लेकिन नीचे साइड नहीं होना चाहिए था, पता नहीं कुछ हुआ होगा इसके साथ, ठीक है। ये क्या हुआ, साइड हो गया, ठीक है। अब एकीकरण का नेतृत्व था जो कि देखिए सब चले गए, सब चले गए, सब खत्म, छोड़ गए, बचा था एक विक्टर एमेनुअल। इसीलिए बोले कि ये डायरेक्टर है, हीरो आते रहेंगे जाते रहेंगे, एक्टर आते रहेंगे जाते रहेंगे, डायरेक्टर तब तक नहीं जाएगा जब तक कि कहानी पूरी ना हो जाए, ठीक है। तो ये विक्टर एमेनुअल को हम इसी तरह डायरेक्टर नहीं बोल दिए थे, ये डायरेक्टर है, ठीक है ना। ये क्या किया था कि ये अंतिम चरण तक मौजूद था और एकीकरण के नेतृत्व जो था अब विक्टर एमेनुअल के हाथ में आ गया। विक्टर एमेनुअल के हाथ में आके विक्टर एमेनुअल बेचारा अकेले बच गया था, एकीकरण कैसे भी करना है, ठीक है। राज्यपाट को संभाल रहा था, अकेले के मतलब अकेले नहीं, उसके सैनिक वगैरह सब थे, लेकिन उनके जो ऐसे ऐसे नायक थे ना वो अब नहीं रहे, ठीक है। अब ये क्या हुआ कि तब तक इसी बीच में 1866 में ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच में युद्ध हो जाता है। अब इधर से ध्यान खत्म हुआ इसका, ठीक है ना। अब ऑस्ट्रिया और प्रसा, ठीक है, जर्मनी के एकीकरण में इसे समझेंगे और विस्तार से। ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच में युद्ध हो जाता है, ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच में युद्ध हो गया, ठीक है। और इस युद्ध जैसे सेडाओ का युद्ध कहा गया, सेडाओ का युद्ध एक अलग टॉपिक रहेगा, हम लोग सेडाओ के युद्ध को समझ लेंगे एक अलग टॉपिक के साथ में, ठीक है। सेडाओ के युद्ध में ऑस्ट्रिया, ध्यान दीजिएगा, सेडाओ के युद्ध में ऑस्ट्रिया प्रसा से पराजित हो जाता है। सेडाओ के युद्ध किसके किसके बीच में होता है बाबू, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, सेडाओ के युद्ध किसके किसके बीच में होता है, ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच में सेडाओ का युद्ध हुआ था, ठीक है। और इस युद्ध में प्रसा की जीत होती है, ऑस्ट्रिया की हार होती है। यहाँ पर ऑस्ट्रिया जो है हार जाता है, प्रसा जो है जीत जाती है, ठीक है। सेडाओ बोलते हैं, सेडोवा है, ठीक है। सेडोवा के युद्ध के बाद में वेनेशिया इटली को मिल जाता है। अब सेडोवा के युद्ध जब होता है, जीतता है इटली, यहाँ पर ऑस्ट्रिया हारती है, तो वेनेशिया जो है प्रसा किसके सापेक्षा, तो इटली की ओर सापेक्षा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि प्रसा से, ध्यान दीजिएगा, जो वेनेशिया था ये मिल जाता है किसको मिलता है, इटली को मिल जाता है। अब देखिए इटली की लगभग एकीकरण कंप्लीट हो गया,
एक और क्षेत्र बचा था जिस पर किसका आधिपत्य था, तो ऑस्ट्रिया का आधिपत्य था। ठीक है, ऑस्ट्रिया के नहीं बोला जाए तो फ्रांस का आधिपत्य था। क्यों? तो ऑस्ट्रिया और फ्रांस जब मिलकर एक हुए थे ना, तो फ्रांस के जो कुछ सैनिक थे, वही सैनिक यहाँ पर रोम को सुरक्षा कर रहे थे, रोम में थे, रोम को सुरक्षित रखे थे। ठीक है, लड़ रहे थे रोम के लिए, रोम को बचा कर रखे थे। ऑस्ट्रिया की कहानी खत्म हो गई यहीं पर हारा, कहानी खत्म, 0। ठीक है, अभी वेनेशिया भी था भाई, 2 भाग था, एक वेनेशिया भी लूटे गए, कहानी खत्म हो गया, लूटे गए रे भाई। ठीक है, वेनेशिया को भी ले गए ना, किसके चक्कर में, तो किसके चक्कर में तो गया, तो प्रसा के चक्कर में वेनेशिया भी गया। किसके पास थे? इटली के पास पहुंच गया। ठीक है, अब 1870 की बात आती है। 1870 में अब बचा था क्या? रोम बचा था। ठीक है, अब प्रसा जो नए उत्साह के साथ में आया था, छोड़ने वाला नहीं था ये। ठीक है, प्रसा जो था फ्रांस पर आक्रमण कर दिया। लो हो गई गड़बड़ यहाँ पर। अभी यहाँ पर फ्रांस के जो कुछ सैनिक थे वो किसके बचा रहे थे भाई, तो फ्रांस के सैनिक रोम को बचा रहे थे। ऑस्ट्रिया की राजधानी थी रोम, वहाँ पर रोम को बचा रहे थे। रोम को यहाँ पर क्या कहते थे, बचा कर रखे थे कि नहीं भाई रोम को बचाया है। ठीक है, अब रोम पर अभी आधिपत्य नहीं था इटली का। ठीक है, तब तक फ्रांस क्या किया, प्रसा क्या किया कि फ्रांस पर ही आक्रमण कर दिया। फ्रांस की राजधानी पोप थी, पोप पर आक्रमण कर दिया। अब अपनी राजधानी बचाने के लिए मान लीजिए कि मेरे पास बहुत सारे सैनिक हैं, ठीक है, या बहुत सारे आदमी हैं, ऐसे ही समझा जाए, तो हमारे जितने भी हमारे काम है वह कर रहे हैं और उससे एक्स्ट्रा मेरे पास आदमी है, तो उसे हम क्या करें, किसी और के काम में फंसा है या कुछ प्रॉब्लम है तो उसको मैं दे दूंगा, लो भाई तुम हमारे आदमी के साथ में काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जब हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो क्या हमारे आदमी रहते हुए भी हम उनको बताएंगे आदमी के लिए भाई अपने पास जो आदमी रखें अपने काम करिए, हम मुसीबत में रहेंगे कोई बात नहीं, मेरे आदमी से अपना काम कीजिए, होगा कभी? संभव है नहीं। तो जब इस पर आक्रमण हुआ पोप पर, तब फ्रांस क्या किया कि अपने जितने भी सैनिक रोम में छोड़े थे, रोम से सारे सैनिक को बुलवा लिया कि आ जाओ भाई, कहाँ पर, तो पोप पर आक्रमण हुआ, लड़ना है हमें, किसके? प्रसा के साथ। ठीक है ना, यहाँ पर सब सैनिक आ गए। और तब तक यहाँ पर तो एक और मौका मिल गया, किसको? एमेनुअल को। अरे तो सोने पर सुहागा हो गया। वहां से जैसे ही सैनिक हटे, वहां की भागदौड़ कमजोर हो गई, और कमजोर हो गई तब तक एमेनुअल जो है पहुंच गए, आ जाकर रोम पर आक्रमण कर दिया, रोम के ऊपर में। अब वहाँ पर कुछ बचे थे टूटे फूटे सैनिक, क्या लड़ेंगे, कहानी खत्म। इस तरह जो रोम पर भी इनका आधिपत्य हो जाता है। राजा एमेनुअल रोम को भी आधिपत्य कर लेते हैं, यानी उस पर अधिकार कर लेते हैं, और रोम को भी मिला दिया जाता है कहाँ? इटली में। अब संपूर्ण इटली के जितने भी विभाग थे सबका एकीकरण कंप्लीट होता है। इस तरह तीसरे चरण में सारे भाग कंप्लीट हो गए। ठीक है, अधिकार कर लिया, रोम इटली की राजधानी बनी, और बाद में इटली की संपूर्ण इटली की राजधानी रोम को घोषित कर दी जाती है। ठीक है ना, और पोप जो था वह राजमहल से एमुलियन की, पोप को भी मतलब छोड़ छाड़ दिया था, भाई पोप से कोई हमारा मतलब नहीं, सारे चीज़ छोड़ छाड़ कर राजा एमुलियन अपने इटली को संभाल रहे थे। अब ये बहुत काफ़ी दिनों तक ले, या पोप अब खुद को समझा रहा था, नहीं यहाँ के जो राजा है एमुलियन हमें समझा रहा था, समझाने सब क्या होगा। बाद में आगे चलकर मुसोलिना एक नामक थे, और पोप को समझौता करके पोप को आधिपत्य स्वीकार किया, पोप से समझौता करके उस पर भी आधिपत्य कर लिया। इस तरह जो है ना ये सारे घटनाएं कंप्लीट होती है। ठीक है, राजा एमेनुअल ने काफी भूमिका निभाई, ये मुख्य इटली के एकीकरण के चरण थे। ठीक है ना, तो इस तरह हम लोग का इटली का एकीकरण कंप्लीट होता है। अब मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा, बिल्कुल तोड़ के समझाए हम। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और वहां पर हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, तो वहां पर हम लोग देखेंगे बताइए भाई क्या? जर्मनी के एकीकरण। क्या? जर्मनी के एकीकरण। जर्मनी के एकीकरण नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, और प्रयास करेंगे कि नेक्स्ट क्लास हम लोग का पहले चैप्टर का अंतिम क्लास हो। ये लेक्चर 10 है आप लोगों का। ठीक है ना, अब प्रयास करेंगे कि वो जो है लेक्चर आप लोग का अंतिम ही हो। ठीक है, और यदि कुछ बचा तो एक और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग को समझ में आया होगा। और इस बार के एग्जाम में बस फोड़ना है। ठीक है, इतिहास सब चीज़ में फोड़ देना है, सारे चीज़ हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।